नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम की यूनिट 9 अर्थात सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की हमारी इस शानदार सी वीडियो सीरीज़ के इस वीडियो में हमें चर्चा करनी है ई गवर्नेंस सेवा परिपक्वता मॉडल के बारे में, ई गवर्नेंस मैच्योरिटी मॉडल्स के बारे में। इसके अलावा अन्य पहलुओं पर भी हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, इसके पहले के वीडियोस में हमने ई गवर्नेंस के अलग अलग पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करी है। यदि आपने हमारे उन पिछले वीडियोस को नहीं देखा तो सबसे पहले आपको सुझाव रहेगा आप हमारे पिछले वीडियोस को ज़रूर देखें। हम तो आपसे यह कहेंगे कि आप हमारी इस कंप्लीट वीडियो सीरीज़ को ही देखें, वीडियो क्रमांक 1 से जहाँ तक यह वीडियो सीरीज़ जाती है। यदि आप उन पूरे वीडियोस को देख लेते हैं तो मुझे ऐसा पूरा विश्वास है कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम की यूनिट 9 पर आपकी एक मजबूत पकड़ बन जाएगी। दोस्तों, वीडियो को बनाते समय हमने पूरा प्रयास किया है कि आपको सारी चीज़ें पूरी स्पष्टता के साथ समझ में आए। साथ ही साथ हमने प्रयास किया है कि हम आपके लिए वीडियो में जितने भी फैक्ट्स हैं उनको वीडियो देखते देखते ही याद करवाने का प्रयत्न करें। इसके लिए हमने वीडियोस के अंदर जो भी फैक्ट्स आते हैं उनको कई बार दोहराया है ताकि आप उनको बार बार सुन के याद कर पाएँ। इसके अलावा हमने ट्रिक्स के माध्यम से, अलग अलग निमोनिक्स के माध्यम से जितना भी वीडियो में संभव हो सका है हमने भरसक प्रयास किया है कि आपको अलग अलग तरीके से तथ्यों को याद करवाया जाए, ताकि यदि कोई भी फैक्चुअल क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है और जिसको हमने पढ़ा हुआ है, कम से कम आप उस प्रश्न को तो गलत करके नहीं आए। ठीक, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो की ई गवर्नेंस सेवा परिपक्वता मॉडल की, ई गवर्नेंस मैच्योरिटी मॉडल की। ठीक, तो ध्यान रखें क्या उपयोगिता है, क्यों प्रस्तुत किए जाते हैं ई गवर्नेंस मैच्योरिटी मॉडल। तो दोस्तों, किसी देश में ई गवर्नेंस की उपयोगिता और प्रसार को समझने के लिए, किसी चीज़ को समझने के लिए, उपयोगिता और प्रसार को समझने के लिए ई गवर्नेंस परिपक्वता मॉडल प्रस्तुत किए जाते हैं। ध्यान रखें, यदि कोई किसी देश के ई गवर्नेंस की या किसी देश में ई गवर्नेंस की उपयोगिता और प्रसार को समझना चाहता है तो इन्हीं को समझने के लिए ई गवर्नेंस परिपक्वता मॉडल प्रस्तुत किए जाते हैं। इन मॉडलों में 1 से लेकर 6 चरण होते हैं। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले हमें चर्चा करनी है 2 चरण वाले ई गवर्नेंस परिपक्वता मॉडल की। इसका उदाहरण है रेडिक परिपक्वता मॉडल। ध्यान रखें, यदि प्रश्न आता है कि रेडिक परिपक्वता मॉडल कितने चरणों का मॉडल है, तब आपको ध्यान रखना है यह 2 चरणों का मॉडल है। कौन सा? रेडिक परिपक्वता मॉडल। ठीक, इसमें पहला चरण है सूचना निर्माण और फिर ट्रांजैक्शन, लेन देन। ठीक, रेडिक परिपक्वता मॉडल की हमने बात करी, 2 चरणों का मॉडल है। पहला चरण है सूचना का निर्माण, फिर अगला चरण है उसका लेन देन। कौन सा मॉडल? रेडिक परिपक्वता मॉडल। 2 चरणों का मॉडल है। ई गवर्नेंस परिपक्वता मॉडल के अंतर्गत इसको हमने देखा है। फिर हमें बात करनी है 3 चरण वाले परिपक्वता मॉडल की। सबसे पहले बात होगी वर्ल्ड बैंक परिपक्वता मॉडल की और फिर बात करेंगे सिस्को परिपक्वता मॉडल की। आपको ध्यान रखना है, वर्ल्ड बैंक और जो सिस्को परिपक्वता मॉडल है यह 3 चरणों वाले मॉडल हैं। इसके पहले हमने देखा रेडिक परिपक्वता मॉडल को, उसमें 2 चरण थे। एक चरण, जो पहला चरण था वह था सूचना निर्माण, दूसरा चरण था लेन देन या ट्रांजैक्शन। ठीक, फिर हमें बात करनी है 3 चरण वाले मॉडल की। उसमें हम 2 मॉडल को देखेंगे।
एक वर्ल्ड बैंक परिपक्वता मॉडल, दूसरा सिस्को परिपक्वता मॉडल, और एक मॉडल और है दोस्तों हार्वर्ड परिपक्वता मॉडल। ठीक, इन तीनों मॉडलों में 3 चरण होते हैं। फिर से मैं एक बार लिखता हूं, वर्ल्ड बैंक परिपक्वता मॉडल, सिस्को परिपक्वता मॉडल और हार्वर्ड परिपक्वता मॉडल। इन तीनों मॉडलों में दोस्तों 3 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 3 चरण होते हैं। एक मॉडल हमने और देखा था, उसका नाम था रेडिक परिपक्वता मॉडल। इसमें थे 2 चरण। उम्मीद है इतनी चीज़ें क्लियर होंगी। इनका उपयोग क्यों होता है और यह मॉडल क्यों प्रस्तुत किए जाते हैं, इसकी चर्चा हमने शुरुआत में ही कर ली है। अब हम बात करते हैं बैंक परिपक्वता मॉडल में कौन से 3 चरण होते हैं। सबसे पहले चरण होता है प्रसारण, फिर मेल जोल करना और फिर लेन देन। ठीक, रेडिक में हमने क्या देखा था? सबसे पहले देखा था सूचना का निर्माण, फिर लेन देन। वो 2 चरण का मॉडल था। 3 चरण में सबसे पहले बात करी वर्ल्ड बैंक परिपक्वता मॉडल की, जिसमें 3 चरण में पहला चरण है प्रसारण, दूसरा चरण है मेल जोल करना, तीसरा चरण है लेन देन। ठीक, फिर बारी आती है सिस्को परिपक्वता मॉडल की। इसमें दोस्तों सबसे पहले वर्ल्ड बैंक मॉडल की तरह ही सूचना का प्रसारण होगा, फिर लेन देन की क्षमता की बात होगी, फिर नागरिक सेवाओं में परिवर्तन। ध्यान रखें, जो वर्ल्ड बैंक में तीसरा चरण था वह सिस्को मॉडल में दूसरा चरण हो गया, और फिर सिस्को मॉडल का तीसरा चरण है नागरिक सेवाओं में परिवर्तन। ठीक, वर्ल्ड बैंक में 3 चरण देखे, पहला प्रसारण, फिर मेलजोल करना, फिर लेन देन। सिस्को परिपक्वता मॉडल में 3 चरण कौन कौन से हैं? सूचना का प्रसारण, फिर लेन देन और फिर नागरिक सेवाओं में परिवर्तन। अब बारी आती है हार्वर्ड परिपक्वता मॉडल की। हार्वर्ड परिपक्वता मॉडल कौन कौन से 3 चरण होते हैं? सबसे पहला प्रसारण, फिर बातचीत, फिर लेन देन। आप अपने निमोनिक्स बनाकर दोस्तों इनको याद कर सकते हैं। कैसे? पहले किसी चीज़ के बारे में प्रसारण होगा, जब प्रसारित होगी कोई चीज़ तो वह आम जन में या जनमानस में फैलेगी, तो वहाँ पर फिर बातचीत शुरू होगी। जब बातचीत शुरू होगी और जिस बारे में बातचीत कर रहे हैं यदि वो काम की लगी तो उसको फिर एक्सेप्ट किया जाएगा, उसका लेन देन होगा। आप किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के रूप में समझ सकते हैं, उसकी एडवर्टाइजमेंट आई, उसको प्रसारित किया गया, फिर लोग डिस्कशन करते हैं बढ़िया है कि नहीं है, डिस्कशन या बातचीत के बाद उसको परचेज कर लेते हैं। दोस्तों मैं आपको सिर्फ याद करने के परिप्रेक्ष्य में ये सारी चीज़ें बोल रहा हूँ, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो हार्वर्ड परिपक्वता मॉडल का पहला चरण कौन सा हुआ? प्रसारण, फिर हुआ बातचीत, फिर हुआ लेन देन। ठीक, इसी प्रकार से दोस्तों हम फिर से रिवाइज करेंगे। 3 चरणों में हमने 3 मॉडल को देखा। पहला मॉडल था वर्ल्ड बैंक परिपक्वता मॉडल, दूसरा था सिस्को मॉडल, तीसरा था हार्वर्ड परिपक्वता मॉडल। तो हार्वर्ड तो आपको याद हो गया होगा। सबसे पहले प्रसारण हुआ, फिर बातचीत हुई और फिर लेन देन हुआ, हार्वर्ड परिपक्वता मॉडल। सिस्को परिपक्वता मॉडल में हमने क्या देखा? इसमें भी सबसे पहले प्रसारण हुआ। क्वेश्चन गलत ना हो पाए इसलिए आप ध्यान रखें, सबसे पहले प्रसारण हो रहा है इन तीनों मॉडलों में। ठीक, फिर प्रसारण के बाद लेन देन की क्षमता, फिर नागरिक सेवाओं में परिवर्तन। यह बात हुई सिस्को मॉडल की। लेकिन वर्ल्ड बैंक मॉडल में हमने क्या देखा था? पहले प्रसारण हुआ, फिर मेल जोल किया, सब चीज़ें सही लगी तो फिर लेन देन कर लिया। आपको इस तरीके से चीज़ों को ध्यान रखना है ताकि एग्जाम में आप अपने आंसर को सही कर पाएं। फिर बारी आती है 4 चरण वाले परिपक्वता मॉडल की। ठीक, इसमें हम बात करेंगे 2 मॉडल्स की। पहला मॉडल है गार्टनर परिपक्वता मॉडल और दूसरा मॉडल है यूनाइटेड नेशंस परिपक्वता मॉडल। कौन कौन से 2? गार्टनर परिपक्वता मॉडल और यूनाइटेड नेशंस परिपक्वता मॉडल। ये दोनों दोस्तों 4 चरणों के परिपक्वता मॉडल हैं ई गवर्नेंस को लेकर। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। 3 चरणों में हमने किन किन मॉडल्स की बात करी थी? हमने बात करी थी हार्वर्ड मॉडल की, सिस्को मॉडल की और वर्ल्ड बैंक मॉडल की। 2 चरण में हमने बात करी थी रेडिक मॉडल की। आप इनके नाम भी याद रख लेंगे और यदि नाम से प्रश्न आएगा तो आप सीधा सही कर पाएंगे। ठीक, तो 4 चरणों में 2 मॉडल हैं, गार्टनर मॉडल और यूनाइटेड नेशंस मॉडल।
परिपक्वता आपको लगा लेना है, कॉमन सेंस वाली बात है। जब बात हो रही है परिपक्वता मॉडल की तो उसको हम स्वविवेक के आधार पर जोड़ सकते हैं। ठीक, अब गार्टनर परिपक्वता मॉडल में कौन से 4 चरण हैं? सबसे पहले सूचना, उससे सहभागिता बढ़ेगी। जब सहभागिता या इंटरेक्शन बढ़ेगा तो आपसी लेन देन बढ़ेगा और उससे परिवर्तन होगा। ठीक, कैसे याद करना है? गार्टनर परिपक्वता मॉडल 4 चरणों का मॉडल है। ठीक, पहला चरण क्या है? सूचना। सूचना आई, इससे क्या हुआ? सहभागिता बढ़ गई। सहभागिता बढ़ेगी, इंटरेक्शन बढ़ेगा तो लेन देन होने लगेगा वस्तुओं का। अब लेन देन होने लगा तो फिर परिवर्तन आएगा चीजों में। ठीक, आपको इस तरीके से याद करना है। बात हुई गार्टनर परिपक्वता मॉडल की। फिर बारी आनी है यूनाइटेड नेशन परिपक्वता मॉडल की। इसमें दोस्तों जो 4 चरण हैं उनको आप देखें। नवीन सूचनाओं का विकास होगा सबसे पहले। इससे क्या होगा? जब नई नई सूचनाओं का विकास होगा, नई नई इंफॉर्मेशन आएगी तो फिर क्या होगा? फिर सूचना सेवाएं बढ़ जाएंगी और फिर लेन देन सेवा और फिर सेवाओं का जुड़ाव हो जाएगा। ये 4 चरण हो गए यूनाइटेड नेशन परिपक्वता मॉडल के। हमें क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले जो गार्टनर और जो यूनाइटेड नेशन परिपक्वता मॉडल है, ये 4 चरणों के परिपक्वता मॉडल हैं। ठीक, पहला चरण कौन सा है यूनाइटेड नेशन में? सूचना, नवीन सूचना का विकास। फिर दूसरा चरण है बढ़ती हुई सूचना सेवाएं। तीसरा है सेवाओं का लेन देन, अब सेवाएं बढ़ गई हैं। ठीक, तो फिर सेवाओं का लेन देन। फिर चौथा चरण क्या है? सेवाओं का जुड़ाव, कनेक्टेड सर्विसेज। ठीक, इनको आपको ध्यान रखना है यूनाइटेड नेशन परिपक्वता मॉडल के चरणों के रूप में। फिर बारी आती है 5वें चरण की या 5 चरण वाले परिपक्वता मॉडल की। ठीक, इसमें हमें बात करनी है 2 मॉडल की। पहले हम बात करेंगे ली परिपक्वता मॉडल की, फिर बात करेंगे हिलर और बेलेंगर परिपक्वता मॉडल की। ठीक, ध्यान रखना है ली परिपक्वता मॉडल और हिलर एवं बेलेंगर परिपक्वता मॉडल, ये 5 चरणों के परिपक्वता मॉडल हैं। ठीक, यदि यहां से प्रश्न आएगा तो आप इनको सीधा कर लेंगे सही। इसके पहले हमने बात करी थी गार्टनर मॉडल की और यूनाइटेड नेशन परिपक्वता मॉडल की। वो 4 चरणों के थे। हमने 3 चरणों में भी 3 परिपक्वता मॉडल की बात करी थी। एक था हार्वर्ड, एक था सिस्को, उसके पहले था वर्ल्ड बैंक। ठीक, ये थे 3 चरणों के परिपक्वता मॉडल। 2 चरणों में भी हमने एक मॉडल को देखा था, उसे आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। ठीक, अब हम बात करते हैं 5 चरण वाले परिपक्वता मॉडल की। सबसे पहले बात होगी ली परिपक्वता मॉडल की। 2 आते हैं इसके अंतर्गत, ली परिपक्वता मॉडल और दूसरा हिलर एवं वेलेंगर परिपक्वता मॉडल। चलिए देख लेते हैं ली परिपक्वता मॉडल में कौन से 5 चरण हैं। तो सबसे पहला चरण है उपस्थिति, फिर आत्मसात करना, फिर सुझाव, फिर मॉर्फिंग, फिर ई गवर्नेंस। दोस्तों इनको आपको ध्यान रखना होगा। एक प्रश्न पिछले वर्षों के एग्जाम में एमपीपीएससी इन मॉडल्स से पूछ चुकी है, इसलिए आपको इनके चरणों को कैसे भी करके याद करना है। ठीक, ली परिपक्वता मॉडल में 5 चरण हैं। ठीक, आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो 5 चरण वाले मॉडल हैं उनमें कुछ आत्मसात करना, एकीकरण, इस प्रकार के शब्द आने लगे हैं, तो आप उनसे तो इनको अलग कर लेंगे। ठीक, जो 4 चरण वाले थे, 3 चरण वाले थे और 2 चरण वाले थे। तो हम बात करते हैं ली परिपक्वता मॉडल में 5 चरण। सबसे पहले उपस्थिति, फिर आत्मसात करना, फिर सुधार करना, फिर मॉर्फिंग और फिर ई गवर्नेंस। उपस्थिति, आत्मसात, सुधार, मॉर्फिंग, ई गवर्नेंस। ऐसा याद कर लें, ली परिपक्वता मॉडल ई गवर्नेंस से संबंधित है तो वो उसका लक्ष्य हो गया, तो लास्ट में मिलेगा ई गवर्नेंस। अब ई गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस कब आएगी? जब आपके मैकेनिज्म में अच्छे तत्व उपस्थित होंगे, और सिर्फ उपस्थित होने से काम नहीं चलेगा, आप उन अच्छे तत्वों की उपस्थिति से उनको आत्मसात करेंगे और जो बुरी चीज़ें हैं उनमें सुधार करेंगे, और फिर मॉर्फिंग और फिर ई गवर्नेंस। इस प्रकार से आप ली परिपक्वता मॉडल को याद करने का प्रयत्न करें। फिर बारी आती है हिलर एवं बेलेंगर परिपक्वता मॉडल की। ठीक, अब आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पर 2 नाम आपको दिख रहे हैं, हिलर और बेलेंगर।
ठीक। तो दो नाम से जब दो लोग आपस में हैं तो पार्टिसिपेशन दोनों का होगा, दोनों की सहभागिता होगी। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर एक सहभागिता शब्द मिलेगा। ठीक। फिर अब दो लोग एक साथ काम करेंगे तो इंटीग्रेट होके काम करेंगे, एकीकृत होके काम करेंगे, तभी तो सहभागिता बढ़ पाएगी। ठीक। आए कैसे दो लोग? सबसे पहले उन्हें सूचना मिली, दोनों लोगों को सूचना मिली होगी तो दो तरफा संचार हुआ। ठीक। दो तरफा संचार हुआ सूचना के बाद, इनको पता लग गया। ठीक। फिर आपस में लेन देन हुआ, उसके बाद एकीकरण, फिर सहभागिता। आपको इस प्रकार से चीज़ों को याद करना होगा। दो लोग हैं हिलर एवं बेलेंगर, इनके नाम पर हिलर एवं बेलेंगर परिपक्वता मॉडल नाम रख दिया। ठीक। तो यहाँ पर सबसे पहले इनको सूचना मिली होगी दो लोगों को। मैं आपको याद करवाने का प्रयत्न कर रहा हूँ दोस्तों। ठीक। सिर्फ स्टोरी फॉर्मेट में, ताकि आपको ये 4-5 जितने भी जिस मॉडल के चरण हैं वो याद हो जाएं। ठीक है। तो यहाँ पर दो लोग हैं तो दो तरफा संचार हुआ। संचार किसका होगा? सूचना का होगा। तो सबसे पहले सूचना होगी। जब दो तरफा संचार होगा तो फिर सूचना का लेन देन हो जाएगा। जब सूचना का लेन देन हो जाएगा तो दोनों लोग आपस में इंटीग्रेटेड, एकीकृत हो जाएंगे, उनका इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है। और फिर इससे सहभागिता बढ़ जाएगी, पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगा, एक ही प्रकार के काम करने लग जाएंगे वो लोग। तो हिलर एवं बेलेंगर परिपक्वता मॉडल के 5 चरण कौन से हुए? सबसे पहले सूचना आई, उसका दो तरफा संचार हुआ। जब दो तरफा संचार हुआ तो सूचना का आदान प्रदान है, लेन देन बढ़ गया। लेन देन बढ़ गया तो सूचना का इंटीग्रेशन, एकीकरण हो गया। एकीकरण हुआ तो फिर सहभागिता या पार्टिसिपेशन बढ़ गया। इस प्रकार से आपको ध्यान रखनी है चीज़ें। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है किस मॉडल में कितने चरण हैं। हमने बात करी 5 चरणों में 2 मॉडल की, ली परिपक्वता मॉडल और हिलर एवं बेलेंगर परिपक्वता मॉडल। ठीक। 4 चरणों में हमने 2 मॉडल देखे थे। एक देखा था हमने यूनाइटेड नेशंस परिपक्वता मॉडल, दूसरा देखा था गार्टनर परिपक्वता मॉडल। 3 चरणों में हमने 3 मॉडल देखे थे। पहला था वर्ल्ड बैंक, फिर था सिस्को परिपक्वता, फिर था हार्वर्ड परिपक्वता मॉडल। फिर 2 चरण में दोस्तों हमने देखा था रेडिक परिपक्वता मॉडल। ठीक। उम्मीद है इतनी चीज़ें क्लियर होंगी। आपको बड़े ध्यान से इन सारी चीज़ों को समझना है और याद करने का प्रयत्न करना है। यदि यहाँ से प्रश्न आए तो आपको गलत नहीं करना है। फिर विभिन्न मॉडल में प्रयुक्त हुए शब्दों का अर्थ अब हम जान लेते हैं। ठीक। सूचना का अर्थ क्या है दोस्तों? इसमें वेबसाइट के माध्यम से सरल जानकारी दी जाती है। इसे ब्रोशरवेयर के रूप में जाना जाता है। हम सभी जानते हैं इन्फॉर्मेशन क्या होती है। तो इन्फॉर्मेशन में दोस्तों वेबसाइट के माध्यम से सरल जानकारी दी जाती है, इसे ब्रोशरवेयर के रूप में जाना जाता है। ठीक। फिर बातचीत या इंटरेक्शन, इस चरण में नागरिक, व्यवसाय और सरकार के बीच में ईमेल और इंटरेक्टिव फीडबैक फॉर्म के रूप में संचार होता है। ठीक। बातचीत की बात हो रही है, यहाँ पर ईमेल और इंटरेक्टिव फीडबैक फॉर्म के रूप में संचार होता है। फीडबैक भी आपसे कई बार मांगा जाता है, सर्विसेज कैसी लगी, उस फीडबैक की बात यहाँ पर की जा रही है। ठीक। बातचीत कैसे होती है, किन किन के बीच होती है? तो ईमेल और फीडबैक के रूप में बातचीत होती है। पहली चीज़, किन किन के बीच में? नागरिक, व्यवसाय, सरकार के बीच में आपस में संचार होता है। फिर बारी आती है लेन देन की। तो इसमें कर भुगतान, लाइसेंस रिन्यू, टेंडर, अनुबंध और नीलामी बोली आदि के लिए आवेदन और लेन देन आदि को शामिल किया जाता है। दोस्तों मॉडल्स की चर्चा हमने पहले कर ली है। अब उन मॉडल्स को हमने याद करने का प्रयत्न भी किया था, लेकिन जो जो शब्द उन मॉडल्स में आ रहे थे उनके अर्थ जानने का हम यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं, ताकि आपको उनको याद करने में फिर और आसानी होगी। एक बार आप इन अर्थ को समझें और फिर से आप उन मॉडल्स को देखें, उनके चरणों को देखें, ताकि आप उनको रिलेट कर पाएँ और आसानी से याद कर पाएँ। ठीक। लेन देन दोस्तों, इसमें कर भुगतान, लाइसेंस रिन्यू, टेंडर, अनुबंध और नीलामी बोली आदि के लिए आवेदन और लेन देन आदि को शामिल करते हैं। इन सुविधाओं को लेने के लिए सबसे पहले आप आवेदन करेंगे और फिर कुछ फीस चार्ज वगैरह जो होती है वो सारी चीज़ें इसमें होती हैं। फिर बारी आती है परिवर्तन की या ट्रांसफॉर्मेशन की। इस शब्द का अर्थ क्या है? दोस्तों यह मॉडल का सबसे आखिरी और उच्चतम चरण होता है। कौन सा? परिवर्तन या ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि अंतिम उद्देश्य ही परिवर्तन होता है। ठीक। तो जो परिवर्तन या ट्रांसफॉर्मेशन है यह मॉडल का आखिरी या उच्चतम चरण होता है। इसमें सरकार मौजूदा प्रक्रिया और कार्यों को बदलने वाले बदलाव ला सकती है।
इसमें पूरे सिस्टम को ई गवर्नेंस में बदल दिया जाता है और कुछ नवीन सूचनाएं भी जोड़ी जा सकती हैं। ठीक, हमने बात कर ली परिवर्तन की। अब बारी आती है दोस्तों ई गवर्नेंस एब्रीविएशंस की। मैं आपसे हमेशा से कहते आया हूं, आपको फुल फॉर्म्स जरूर याद रखने हैं। ठीक, हर संक्षेपण के फुल फॉर्म आप ध्यान रखें, इससे आपको एग्जाम में यदि डायरेक्ट आता है फुल फॉर्म तो आपको फ़ायदा मिलेगा। साथ ही साथ यदि प्रश्न आता है और आप उसका फुल फॉर्म जानते हैं तो काफ़ी हद तक आप आंसर तक पहुंचने में सक्षम हो जाएंगे यदि आपको फुल फॉर्म पता है तो। ठीक, तो आप इनको आवश्यक रूप से ध्यान रखें ताकि एग्जाम में आप अधिक से अधिक इनका उपयोग, यदि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो कर ही पाए, डायरेक्ट क्वेश्चन को जल्दी सही कर दें। और यदि क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आता तो इनके सहारे आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करके अपने आंसर तक जरूर पहुंच जाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं ई गवर्नेंस एब्रीविएशंस की। सबसे पहले बात की जाएगी उमंग की, UMANG। इसका फुल फॉर्म है दोस्तों यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ध्यान रखें, उमंग, U फॉर यूनिफाइड, M फॉर मोबाइल, A फॉर एप्लीकेशंस फॉर, N फॉर न्यू एज और G फॉर गवर्नेंस। यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, यह फुल फॉर्म है उमंग का। उमंग क्या है दोस्तों, इसके बारे में आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। फिर बारी आती है ई विजिल की। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक विजिलेंट सिटीजन फॉर आवर कंट्री, ई विजिल, इसको आप ध्यान रखें। फिर NKN अर्थात नेशनल नॉलेज नेटवर्क, NKN नेशनल नॉलेज नेटवर्क। फिर दीक्षा, दीक्षा का फुल फॉर्म क्या है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, D फॉर डिजिटल, I फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉर, K फॉर नॉलेज और SHA फॉर शेयरिंग। ठीक, दीक्षा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, याद रखना है। फिर बारी आती है ई नाम की, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। दोस्तों जितने भी यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं, जिन जिन फुल फॉर्म्स की, जिन जिन संक्षेपण की, वो आपके लिए या वो दोस्तों सारे के सारे ई गवर्नेंस से संबंधित हैं। जैसे ई नेम की बात करी तो इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट हो गया, दीक्षा की बात करी, ई विजिल की बात करी, उमंग की बात करी, यह सब सरकार द्वारा दोस्तों चलाए जा रहे हैं या सरकार द्वारा लॉन्च्ड एप्लीकेशंस हैं या प्लेटफॉर्म है जिनसे ई गवर्नेंस को बढ़ावा मिल रहा है या जो ई गवर्नेंस के रूप में सामने आ रहे हैं। ठीक, फिर बारी आती है सेहत। इसका फुल फॉर्म सर्विस ई हेल्थ असिस्टेंट एंड टेली कंसल्टेशन। ध्यान रखें, सर्विस ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन, यह सेहत का फुल फॉर्म है। S फॉर सर्विस, EH फॉर ई हेल्थ, A फॉर असिस्टेंस एंड T फॉर टेली कंसल्टेशन। सेहत का फुल फॉर्म सर्विस ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन। फिर बारी आती है सत्यभामा की। सत्यभामा पर दोस्तों प्रश्न भी बन चुका है। इसका फुल फॉर्म है साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट। साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट, सत्यभामा। फिर बारी आती है PRANA, प्रण की, पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पॉल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटीज। फिर प्रगति, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन प्रगति का फुल फॉर्म है, इसको भी आप ध्यान रख लें। फिर बारी आती है MOOC की, फुल फॉर्म है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स MOOC। फिर स्वान की बात आती है, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क स्वान, इसकी चर्चा पहले भी हमने की है, कंप्यूटर की सीरीज में भी करी है, हमने अपनी साइंस एंड टेक्नोलॉजी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की वीडियो सीरीज में भी करी है। ठीक है। फिर दोस्तों पेंसिल की बात आती है,
प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव एनफोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर। पेंसिल का फुल फॉर्म ध्यान रखें, प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव एनफोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर। फिर स्मार्ट गवर्नमेंट, इसका फुल फॉर्म है सिंपल, मोरल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल एंड ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट। एस फॉर सिंपल, ए फॉर मोरल, एम फॉर मोरल, ए फॉर अकाउंटेबल, आर फॉर रिस्पॉन्सिबल एंड टी फॉर ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट। स्मार्ट, सिंपल, मोरल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल एंड ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट, ये है फुल फॉर्म स्मार्ट का। उम्मीद है इतनी चीज़ें क्लियर होंगी आपको। इनको ध्यान रखना है, आपके एग्जाम के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। इनके उद्देश्यों की या किससे संबंधित हैं ये, इनकी चर्चा हम पिछले वीडियोस में ही कर चुके हैं। इस वीडियो में सिर्फ हम उसका विस्तार करके उनका फुल फॉर्म जानने का प्रयत्न कर रहे हैं। यदि आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप सबसे गुजारिश है सबसे पहले आप उन्हें देख लें, ताकि बढ़िया तरीके से आपको सारी चीज़ें समझ में आए और अधिकतम लाभ आप हमारी इस वीडियो सीरीज़ का अपने एग्ज़ाम में ले पाएँ। मेरा तो आपको सुझाव रहेगा, आप वीडियो क्रमांक 1 या क्लास 1 से सारी क्लासेस इस वीडियो सीरीज़ की देखें, जिससे आप अपनी यूनिट 9 को मजबूती के साथ कवर कर पाएँ। और इनसे यदि क्वेश्चंस आते हैं तो आप सीधा आंसर करें, इन क्वेश्चंस को आप गलत ना करें। हमने भरपूर प्रयास किया है कि आपको सारी चीज़ें, जितने भी फैक्ट्स हैं, आपको वीडियोस के माध्यम से ही याद करवा दें। ठीक, अब बारी आती है ई गवर्नेंस के क्षेत्र में अन्य पहलों की, जिसमें सबसे पहले बात होगी एमपी ऑनलाइन पोर्टल की। दोस्तों, इसका गठन जुलाई 2006 में किया गया। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है एमपी ऑनलाइन। यहीं से आप फॉर्म फिल करते होंगे, तो कब गठन हुआ दोस्तों? जुलाई वर्ष 2006 में एमपी ऑनलाइन का गठन हुआ। यह दोस्तों टाटा कंसल्टेंसी सर्विस और मध्य प्रदेश सरकार का संयुक्त उपक्रम है। कौन सा? एमपी ऑनलाइन। सीधा प्रश्न आएगा, एमपी ऑनलाइन किस किस के सानिध्य में या किस किस की सहायता से, किन दो एजेंसीज के बीच काम कर रहा है? तब आपको ध्यान रखना है टीसीएस अर्थात टाटा कंसल्टेंसी सर्विस और एमपी गवर्नमेंट। बहुत ध्यान से आप इन चीज़ों को सुने। जुलाई सन 2006 किसकी स्थापना हुई या गठन हुआ? एमपी ऑनलाइन का गठन हुआ। इनको आप ध्यान रखें, जुलाई 2006 टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और मध्य प्रदेश सरकार का संयुक्त उपक्रम है। क्या? एमपी ऑनलाइन। बिल्कुल दिमाग में इस बात को अंदर कर लेना। फिर बारी आती है भारत नेट प्रोजेक्ट की। दोस्तों, कब शुरू हुआ? अक्टूबर 2011 में। कौन सा प्रोजेक्ट? भारत नेट प्रोजेक्ट। ध्यान रखें, भारत नेट प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ दोस्तों? ध्यान रखें, अक्टूबर 2011 में शुरू हुआ। पहले इसका नाम था OFCN अर्थात ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन नेटवर्क। पहले भारत नेट प्रोजेक्ट का नाम क्या था? OFCN। इसका फुल फॉर्म भी ध्यान रखें, फुल फॉर्म है ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन नेटवर्क। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन नेटवर्क किसका पुराना नाम है? भारत नेट प्रोजेक्ट का पुराना नाम है, जिसकी शुरुआत हुई थी अक्टूबर 2011 में। दोस्तों, आप भारत माला से कंफ्यूज मत हो जाना, याद रखें भारत माला, आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना है। अब जब भारतमाला का जिक्र आया है तो आप हमें कमेंट में बताएं भारतमाला प्रोजेक्ट की शुरुआत किस सन में हुई थी। साथ ही साथ आप सेतु भारतम के बारे में भी हमें बताएं, इन दोनों की शुरुआत कब हुई थी, क्या इनका उद्देश्य है। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर आंसर करें, इससे दूसरों को भी फ़ायदा होगा जो कमेंट को पढ़ेंगे और आपका रिवीजन हो जाएगा। यदि आपको जानकारी नहीं है तो आप सर्च करके जानकारी कमेंट में ज़रूर पोस्ट करें। मैं हर वीडियो में काफ़ी सारे प्रश्न पूछता हूं, आप सारे के आंसर कमेंट ना करें, एक दो प्रश्न जो भी आपको लगे, चाहे वो आप पे बनते हो तो, यदि नहीं बनते तो सर्च करके कमेंट में उनके आंसर ज़रूर दिया करें। ठीक, फुल फॉर्म देखा हमने किसका? भारत नेट प्रोजेक्ट के पुराने नाम का, जो कि है OFCN अर्थात ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन नेटवर्क। नाम कब बदला? 2015 में इसका नाम बदला गया। ठीक है,
ध्यान रखें। किसको? भारत नेट प्रोजेक्ट को। शुरुआत अक्टूबर 2011, नाम परिवर्तन वर्ष 2015। पहले नाम क्या था? OFCN था, अब भारत नेट हो गया। इसका उद्देश्य क्या था? ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड उपलब्ध करवाना। इस उद्देश्य को भी ध्यान रखें आप। ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड उपलब्ध करवाना भारत नेट प्रोजेक्ट का उद्देश्य था। फिर बारी आती है ई चौपाल की। भाई ई चौपाल क्या है? ई चौपाल ग्रामीण किसानों के लिए इंटरनेट का उपयोग प्रदान करता है। ध्यान रखें दोस्तों, आप समझ नहीं पाएंगे यदि आपको पहले से जानकारी नहीं होगी। ई चौपाल क्या करता है? ग्रामीण किसानों को इंटरनेट का उपयोग प्रदान करता है। किसको? ग्रामीण किसानों को क्या करता है? इंटरनेट का उपयोग प्रदान करता है। ठीक। ITC लिमिटेड द्वारा कृषि आधारित व्यापार पहल है ई चौपाल। आपको ध्यान रखना है। किसके द्वारा? ITC के द्वारा। इसका फुल फॉर्म आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। फिर बारी आती है पेंसिल की। पेंसिल का फुल फॉर्म हम पहले ही जान चुके हैं, इसका फुल फॉर्म भी आप हमें बिना ऊपर देखे जो वीडियो में हमने चर्चा की है कमेंट सेक्शन में बताएं। पेंसिल दोस्तों क्या है? यह केंद्रीय श्रम और नियोजन मंत्रालय द्वारा लॉन्च एक बाल श्रम निरोधक पोर्टल है। ठीक। फुल फॉर्म पता हुआ तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे कि पेंसिल क्या है? बाल श्रम से संबंधित है और बाल श्रम को कम करने की दिशा में प्रयासरत है, इसीलिए इस पोर्टल को बनाया गया है। ध्यान क्या क्या रखना है आपको? पेंसिल। यदि सिर्फ पेंसिल के बारे में जानता है इंसान, फुल फॉर्म नहीं पता, तो पेंसिल क्या है? बाल श्रम से संबंधित एक पोर्टल है। किसने लॉन्च किया? तो केंद्रीय श्रम और नियोजन मंत्रालय के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। ठीक। अब बारी आती है ई कॉप्स की। कॉप दोस्तों हम पुलिस वालों को, है ना, इन सबको यूज करते हैं, तो कॉमन सेंस लगाएंगे। पुलिस सेवाओं से संबंधित है और आंध्र प्रदेश सरकार ने पुलिस सेवाओं को उपलब्ध करवाने हेतु एक कंप्यूटरीकृत योजना बनाई है, इसे कहते हैं ई कॉप्स। किस सरकार की है? आंध्र प्रदेश सरकार की है। कौन सी योजना है? ई कॉप्स है। क्यों है? पुलिस सेवाओं को उपलब्ध करवाने हेतु कंप्यूटरीकृत योजना है ई कॉप्स, इसे आप ध्यान रख लें। फिर बारी आती है हेड स्टार्ट की। बहुत महत्वपूर्ण योजना है दोस्तों, आपको बताना है इसकी शुरुआत किस सन में हुई थी। आपके एग्जाम के लिहाज से महत्वपूर्ण है क्योंकि एक यूनिट सीधी IT से रिलेटेड आपके लिए है। तो हेड स्टार्ट की शुरुआत आप हमें बताएं कब हुई थी। दोस्तों याद रखें, जो हेड स्टार्ट है, इस योजना के माध्यम से मध्य प्रदेश राज्य के जन शिक्षा केंद्रों के सभी छात्रों को कंप्यूटर सक्षम शिक्षा और बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान प्रदान किया जाता है। किस योजना के माध्यम से? मध्य प्रदेश राज्य के सभी जन शिक्षा केंद्रों में या मध्य प्रदेश राज्य के जन शिक्षा केंद्रों के सभी छात्रों को, सीधी सी बात है, जितने भी शिक्षा केंद्र हैं उनके छात्रों को कंप्यूटर सक्षम शिक्षा और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज प्रदान किया जाता है। किस योजना के माध्यम से? हेड स्टार्ट। ठीक। इसको आप ध्यान रखें। शुरुआत किस सन में हुई थी? कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। फिर बारी आती है ज्ञान दूत। शुरू कब हुई? सन 2000 में हुई। कहां से हुई? धार जिले से। ध्यान रखें, धार जिले से वर्ष 2000 में क्या शुरू हुई? ज्ञान दूत योजना शुरू हुई। ठीक। वर्ष 2000 धार जिले से ज्ञान दूत योजना। क्यों? ग्रामीण क्षेत्र में इंटरनेट के द्वारा, भाई क्या करना चाहते हैं ग्रामीण क्षेत्र में इंटरनेट के द्वारा? ज्ञान दूत के माध्यम से। तो इंटरनेट के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, भू राजस्व से संबंधित सेवाओं का आदान प्रदान करने के उद्देश्य से ज्ञान दूत को प्रारंभ किया गया। कब किया गया? वर्ष 2000 में मध्य प्रदेश के धार जिले में किया गया। उम्मीद है इतनी चीज़ें क्लियर होंगी। यदि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक। फिर बारी आती है ग्राम संपर्क की। कि यार ग्राम संपर्क क्या है?
संसाधन, बुनियादी सुविधाओं, सरकारी कार्यक्रमों के हितग्राहियों एवं जन शिकायत के संदर्भ में ग्राम संपर्क मध्य प्रदेश सरकार की एक सूचना और प्रौद्योगिकी पहल है। ध्यान रखें क्या है? संसाधन, बुनियादी सुविधा, सरकारी कार्यक्रमों के हितग्राही, जो भी सरकारी प्रोग्राम चलाए जाते हैं उसके जो लाभ प्राप्त करता है, जो हितग्राही हैं अर्थात जिनके लिए योजना चलाई जा रही है वो, और जन शिकायत के संदर्भ में ग्राम संपर्क। क्या है ग्राम संपर्क? इन सभी क्षेत्रों के संबंध में मध्य प्रदेश सरकार की एक आईटी पहल है। ठीक, आसान भाषा में बोले तो ग्राम संपर्क क्या है? एमपी गवर्नमेंट की एक सूचना एवं प्रौद्योगिकी आईटी की पहल है। क्यों? किस चीज़ के संबंध में? बुनियादी सुविधाओं के संबंध में, शिकायतों के संबंध में, संसाधनों के संबंध में। ठीक, ग्राम संपर्क मध्य प्रदेश सरकार की आईटी से संबंधित पहल है। याद रखें दोस्तों, ग्राम संपर्क का संबंध आईटी से है। ठीक, ये बात आपको नहीं भूलनी है। फिर बारी आती है स्वान की, SWAN, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क इसका फुल फॉर्म है। मंजूरी मिली थी मार्च 2005 में। ठीक, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क SWAN मार्च 2005 को मंजूरी मिली। अब क्या है भाई? तो भारत सरकार की राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना के तहत संचालित बुनियादी ढांचा विकास कार्यक्रमों में से एक है, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम है राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना के तहत। उसमें से एक है स्वान, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। कब मंजूरी मिली? मार्च 2005 को मंजूरी मिली। ठीक, अब कुछ अन्य पहलों की और अन्य बातों की हम चर्चा कर लेते हैं। तो भूमि दोस्तों, भूमि क्या है? कर्नाटक सरकार द्वारा भू अभिलेखों को संग्रहित करने के लिए विकसित किया गया भूमि को। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिहाज से। सबसे पहले ध्यान रखें, भूमि किस राज्य का है? कर्नाटक राज्य का है। क्यों है? भू अभिलेखों को संग्रहित करने के लिए। दोस्तों, सबसे ज़्यादा सोना निकलता है कर्नाटक से, और सोना कहाँ से निकलेगा? भूमि में से निकलेगा। तो भूमि कहाँ की हो गई? कर्नाटक की हो गई। क्यों है? भू अभिलेखों को संग्रहित करने के लिए इसे विकसित किया गया। फिर बारी आती है अक्षय की। अक्षय केरल सरकार द्वारा 100% ई साक्षरता प्रदान करने की योजना है। ध्यान रखें, अक्षय केरल सरकार द्वारा 100% ई साक्षरता प्रदान करने की योजना है। फिर बारी आती है लोक मित्र की। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में सूचना केंद्र के जरिए लोगों के मध्य विवादों का निपटारा करने हेतु लोक मित्र। ठीक, याद रखें, हिमाचल प्रदेश की है लोक मित्र। क्यों? हिमाचल प्रदेश में सूचना केंद्र के जरिए लोगों के मध्य जो डिस्प्यूट होते हैं, विवाद होते हैं, उनका निपटारा करने के लिए लोक मित्र। कहाँ की? हिमाचल प्रदेश। अक्षय केरल, लोक मित्र हिमाचल प्रदेश, भूमि कर्नाटक। लोक मित्र कहाँ की दोस्तों? मन में सोचिए, हिमाचल प्रदेश। अक्षय कहाँ की? केरल की। 100% ई साक्षरता, ऐसा याद करना है आपको। ठीक, भूमि कहाँ की है? कर्नाटक की है। ठीक, भू अभिलेख को संग्रहित करने के लिए बनाया गया। फिर खजाना दोस्तों, फिर से भूमि में से हम सोना निकालते थे, सोना होता है कर्नाटक में। सोना अपने आप में खजाना होता है दोस्तों, खजाना ही तो है। तो खजाना क्या है? कर्नाटक सरकार द्वारा G2G अर्थात गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ई शासन पहल है, जिसे क्यों लागू किया गया है? वित्त के कुशल प्रबंधन के लिए। भाई, खजाना बेचोगे तो पैसे आएंगे। याद करने का तरीका हम आपको बता रहे हैं। ठीक, तो वित्त के कुशल प्रबंधन के लिए खजाना। अब ध्यान रखिए, भूमि और खजाना कर्नाटक की हो गई, अक्षय केरल की हो गई, लोकमित्र हिमाचल प्रदेश की हो गई। अब बारी आती है बहुत फेमस डिजिटल इंडिया कार्यक्रम। पहले से पता होना चाहिए, 1 जुलाई 2015 है। ठीक, इतना आपको ज़रूर पता होना चाहिए। ठीक, फिर डिजिटल इंडिया का 5वां स्तंभ ई क्रांति को कहा जाता है। इसे आप याद कर लें, क्योंकि आईटी हमारा टॉपिक है और प्रश्न आ गया कि ई क्रांति डिजिटल इंडिया का कौन सा स्तंभ है। तो डिजिटल देख के आप पहला कर देंगे, लेकिन ध्यान रखें दोस्तों, 5वां स्तंभ है, नहीं तो समस्या हो सकती है, परेशानी आ सकती है एग्जाम में। ध्यान से चीज़ों को सुनना है। तो याद कराने का तो मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ, भरसक प्रयत्न कर रहा हूँ, इतनी बार रिवाइज कर रहा हूँ। बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं किया जा रहा है दोस्तों क्वालिटी से। 10 तारीख तक वीडियो सीरीज को कंप्लीट करना है मुझे, 10 मई तक।
मतलब कल। मैं कल इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको लग रहा होगा कि ये वीडियो 8 तारीख को रिकॉर्ड हो गया, लेकिन अब दोस्तों रात के 2 बज चुके हैं और वीडियो अपलोड होते होते सुबह हो जानी है। ठीक इसलिए मेरे पास कल 9 तारीख और 10 तारीख, कल नहीं दोस्तों, 9 तो आज ही हो गई है, आज का और कल का समय है इस पूरी सीरीज को कंप्लीट करने का। इसलिए मैं इसको जाग जाग के कंप्लीट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपसे कहा था 10 मई तक इस सीरीज को कंप्लीट कर दिया जाएगा। आप देख सकते हैं आवाज भी लड़खड़ा रही है। ठीक, तो आपको मैनेज करना होगा क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी है, तो गला भी फिर उतना सपोर्ट नहीं करता जब आपको नींद आ रही हो और आप फिर भी लगातार चर्चा कर रहे हो। ठीक, तो आप थोड़ा सा एडजस्ट करें इस चीज़ को। फिर बारी आती है ई मित्र योजना की। भाई कहाँ शुरू हुई? आपका मित्र यदि आईटी सेक्टर में काम कर रहा, जॉब करने कहाँ जाएगा? सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया अर्थात बेंगलोर। तो ई मित्र योजना, यदि आपका इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में आईटी के सेक्टर में आपका दोस्त काम करेगा तो कहाँ जाएगा? बेंगलोर जाएगा। तो ई मित्र योजना सबसे पहले कहाँ शुरू की गई? सबसे पहले बेंगलोर में शुरू की गई। इसको आपको ध्यान रखना है। फिर दोस्तों ई गवर्नेंस को स्मार्ट शासन के नाम से जाना जाता है। एकदम फर्जी फैक्ट लिखा हुआ है, कॉमन सेंस से आप इसको आंसर कर सकते हैं। ठीक, प्रिया सॉफ्ट। प्रिया सॉफ्ट क्या है? यह पंचायती राज संस्थान का लेखा सॉफ्टवेयर है। सॉफ्ट से तो आप सॉफ्टवेयर समझ ही जाएंगे। प्रिया को अब आप कैसे याद रखेंगे? इसको आप प्रिय से याद करें। प्रिय मतलब गांव में रहना सबको प्रिय लगता है। गांव में क्या होता है? पंचायतें होती हैं, तो प्रिय का संबंध कहीं ना कहीं गांव से है। तो जो प्रिया सॉफ्ट है वह एक सॉफ्टवेयर है पंचायती राज संस्थान का, लेखा कर्म से संबंधित। इतना आपको ध्यान रखना है, प्रिया सॉफ्ट। फिर बारी आती है प्लान प्लस की। यह ई पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट है। ध्यान रखें, प्लान प्लस, तो पी में एक पी और जोड़ दें, प्लान प्लस पंचायत। पी से प्लान, पी से प्लस, पी से पंचायत, तो पी। दोस्तों पी के 2 फुल फॉर्म होते हैं। इनको आप हमें ज़रूर बताएं। एक साइंस से रिलेटेड है, एक इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। ठीक, एक और होता है इकोनॉमिक्स से ही रिलेटेड है। तो चलिए एक हम आपको बता देते हैं, परचेसिंग पावर पैरिटी। अब एक पीपीपी और बचा जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, और एक पीपीपी और बचा जो साइंस से रिलेटेड है। दोस्तों और भी हो सकते हैं, मैंने आपसे सिर्फ 2 के फुल फॉर्म कमेंट में पूछे हैं, तो आप उन्हें ज़रूर बताएं। फिर बारी आती है अगले फैक्ट की, ई सनद 2017 विदेश मंत्रालय द्वारा विदेश जाने वाले लोगों को डिजिटल दस्तावेज प्रमाणन हेतु लॉन्च किया गया ई सनद। याद रखें, ई सनद किसके द्वारा लॉन्च किया गया? विदेश मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। क्यों लॉन्च किया गया? कि जो भाई लोग विदेश जाने वाले हैं उनके डिजिटल दस्तावेज प्रमाणन हेतु उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या ना आए, इसलिए ई सनद लॉन्च किया गया। सरकार जो भी काम करती है हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए ही करती है, हमारे फैसिलिटेटर के रूप में काम करती है। ठीक, तो बस वही चीज़ है। ई सनद भी विदेश मंत्रालय द्वारा कब जारी किया गया? वर्ष 2017 में जारी किया गया। क्यों किया गया? कि जो भी भाई बहन विदेश जाने वाले हैं उन लोगों को डिजिटल दस्तावेज प्रमाणन में दिक्कत ना जाए, तो डिजिटल दस्तावेज प्रमाणन हेतु ई सनद को वर्ष 2017 में विदेश मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। उम्मीद है इतनी चीज़ें क्लियर होंगी। अब थोड़ा सा सफाई अभियान, फिर आगे के फैक्ट पर हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक, अब बारी आती है विगत वर्षों में आयोग ने कहां से प्रश्न पूछे। तो चलिए चर्चा कर लेते हैं। किसी भी गांव को मानचित्र पर उसकी प्रोफाइल पर क्लिक करके संपूर्ण जानकारी का पता निम्न में से जियो सर्च द्वारा लगाया जा सकता है। दोस्तों आंसर ही आपको दे दिया गया। जियो सर्च से क्या होता है? किसी भी गांव के मानचित्र पर उसकी प्रोफाइल पर क्लिक करके संपूर्ण जानकारी का पता लगाया जा सकता है। ई नेम का फुल फॉर्म पूछ लिया जिसकी हमने चर्चा करी थी, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। डिजिटल इंडिया के कितने स्तंभ हैं आपसे यह पूछ लिया गया, तो यहाँ पर 9 स्तंभ हैं डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के।
ध्यान रखें दोस्तों, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम में कुल 9 स्तंभ हैं। दोस्तों जीवन प्रमाण एक क्या है? पेंशन पोर्टल है। ध्यान रखना है, यहाँ पर बात की जा रही है जीवन प्रमाण की, जो कि एक पेंशन पोर्टल है। दोस्तों राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC की स्थापना वर्ष 1976 में की गई। निक नेट की स्थापना कब की गई? इसका आप हमें आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे। फिर भारत नेट परियोजना का पुराना नाम OFCN, इसका फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक, कब शुरू की गई थी पहली बार, कब नाम परिवर्तित किया गया, कितनी सारी बार हमने आपसे बोला है इस ही वीडियो में, तो कमेंट में ज़रूर बताएं OFCN का फुल फॉर्म। साथ ही साथ कब OFCN नाम से इसको शुरू किया गया था और नाम परिवर्तन किस सन में किया गया। फिर बारी आती है MPTAAS, जनजातीय मामले विभाग से संबंधित है MPTAAS, इसको आप ध्यान रखें। फिर बारी आती है भीम ऐप की। भीम ऐप हम सब जानते हैं डिजिटल भुगतान से संबंधित है, सबने उपयोग भी किया होगा। फिर मध्य प्रदेश वन विभाग द्वारा संचालित पोर्टल जियो फास्ट है। ध्यान रखें दोस्तों, जियो फॉरेस्ट, याद रखें जियो फॉरेस्ट किसके द्वारा संचालित है? मध्य प्रदेश वन विभाग द्वारा। कुछ ध्यान रखने की बात नहीं है, पीछे फॉरेस्ट लगा हुआ है तो लगा देंगे आप, कॉमन सेंस वाली बात है। फिर बारी आती है अगले तथ्य की, जो क्या कहता है? प्रोजेक्ट फ्रेंड्स किस राज्य से संबंधित है? तो केरल राज्य से संबंधित है। हमने अक्षय कुछ पढ़ा था दोस्तों, वो किस राज्य से संबंधित है? भूमि किस राज्य से संबंधित है? खजाना, ई-कॉप्स, ये सभी किस राज्य से संबंधित है? यदि आपकी इच्छा हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता दें। आपकी इच्छा इसलिए, मेरे कहने से आप कमेंट ऐसे करते नहीं हैं। कुछ ही लोग हैं जो कमेंट करते हैं, जिनके बेस पे मैं बार बार प्रश्न करता हूँ। यदि वो भी कमेंट करना बंद कर देंगे तो फिर मैं प्रश्न पूछना ही छोड़ दूंगा, और मैंने प्रश्न पूछना छोड़ा तो आपको वास्तविकता समझ में नहीं आएगी फिर कि आप पे कौन सी चीज़ें आती है कौन सी नहीं। अभी तो मैं आपसे प्रश्न पूछ लेता हूँ तो आपको समझ आता है कि अच्छी चीज़ें सही से याद नहीं हो रही हैं। कई बार मैं दूसरे विषय से संबंधित प्रश्न भी करता हूँ, तब आपके माइंड में क्लिक होता है कि हाँ वो विषय भी कमज़ोर है, मुझे वो भी पढ़ना है। लेकिन जब आप कमेंट में आंसर नहीं करेंगे, कुछ एक लोग आंसर कर देते हैं, तो मैं बार बार प्रश्नों को जारी रखता हूँ पूछना। वो भी आंसर बंद कर देंगे तो फिर प्रश्न पूछना ही बंद हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से फिर कनेक्ट नहीं हो पाएंगी सारी चीज़ें। तो आप कमेंट जरूर करें, वीडियो को सपोर्ट भी करें। फिर बारी आती है ई-विज पोर्टल भाई किससे संबंधित है? तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से संबंधित है। ठीक, उम्मीद है इतनी चीज़ें आपके लिए क्लियर होंगी। वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया, लगभग 1 घंटे होने को है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे 10 मई तक इस सीरीज़ को कंप्लीट कराना है, और फिर यदि आप चाहेंगे तो मैं आपके लिए प्रीलिम्स के पेपर को कैसे डील करना है, किस किस प्रकार से आपको सावधानी बरतनी है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, आखिरी के 5-7 दिन जो बचेंगे उनमें आपको क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, इस बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन उसके लिए आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताना होगा कि हाँ सर इस प्रकार से हम आपसे वीडियो चाहते हैं। यदि नहीं तो फिर ऐसा प्रयास नहीं किया जाएगा। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हमें चर्चा करनी है ई गवर्नेंस से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की। तो आप इन वीडियोस को रिवाइज करें, पुस्तक से रिवाइज करें। कोई और वीडियोस भी आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, अलग अलग किताबों का सहारा ले सकते हैं इस टॉपिक को कवर करने में। फिर आप हमारे इस वीडियो को देखें ताकि आप अधिकतम प्रश्नों का आंसर कर पाएं। लेकिन सबसे पहले हमारी वीडियो सीरीज को ज़रूर देख लें, हमारे कुछ पिछले वीडियोस देख लें इस टॉपिक से संबंधित, ताकि आप इस MCQ वाली सीरीज में या MCQ वाले वीडियो में ज़्यादा अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाएँ। हमारे वीडियोस को देखें, और भी वीडियोस यूट्यूब पर बढ़िया बढ़िया काम करते हैं लोग, आपको बहुत बढ़िया वीडियोस बना के देते हैं, उन्हें भी आप ज़रूर देखें ताकि आप ज़्यादा बढ़िया तरीके से इस वीडियो को एंजॉय कर पाएँ, अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाएँ, सारे क्वेश्चंस के आंसर दे पाएँ। तो फिर दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। बने रहें हमारे साथ लगातार, बहुत मेहनत करें और तब तक ना रुके जब तक कि आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। जय हिंद, वंदे मातरम।